नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे ग्रह पर लगभग हर जीवन को शक्ति देती है, और वो है प्रकाश संश्लेषण। ये सिर्फ पौधों के खाना बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाती है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। एक पौधा सूरज की मामूली सी किरणों, पानी और हवा को लेकर उस ऊर्जा में कैसे बदल देता है जो पूरी धरती को चलाती है। चलिए आज इस कमाल के रहस्य को समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस दो बहुत बड़ी वजहों से जीवन का आधार है। एक, ये धरती पर मौजूद लगभग हर फूड चेन की शुरुआत है, और दो, यही वो प्रक्रिया है जो हवा में ऑक्सीजन छोड़ती है, जिससे हम सब सांस लेते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन जैसा हम जानते हैं वो हो ही नहीं सकता। इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को समझने के लिए हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह होगी। हम पहले देखेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है, फिर हम पत्ती के अंदर मौजूद छोटे छोटे कारखानों में झांकेंगे, जानेंगे कि वो सूरज की ताकत को कैसे पकड़ते हैं, फिर उस ताकत से खाना कैसे बनाते हैं, और आखिर में कुछ खास पौधों के स्मार्ट अपग्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चाहे हम इंसान हों या जंगल का कोई जानवर, हम सब अपनी ऊर्जा के लिए सीधे या किसी और तरीके से पौधों पर ही निर्भर हैं, और पौधे अपनी सारी ऊर्जा इसी अद्भुत प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण से हासिल करते हैं। अच्छा, अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पत्ती के अंदर सूक्ष्म दुनिया में ये सारी कार्रवाई एक बहुत ही खास जगह पर होती है, जिसे हम पौधे की कोशिका के अंदर का एक छोटा हरा पावर हाउस कह सकते हैं। और इस कारखाने का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये पत्ती की मीसोफिल कोशिकाओं के अंदर भारी संख्या में पाए जाते हैं। असल में प्रकाश संश्लेषण का सारा काम यहीं होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी काम का बंटवारा एकदम साफ है। एक हिस्सा है थाइलाकॉइड्स, समझिए कि ये सोलर पैनल की तरह हैं जिनका काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना, और दूसरा हिस्सा है स्ट्रोमा, जो एक तरह का लिक्विड असेंबली एरिया है जहां उस पकड़ी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके असली प्रोडक्ट यानी कि शुगर बनाया जाता है। अब इस कारखाने के असली कर्मचारी हैं पिगमेंट्स। इनमें जो स्टार परफॉर्मर है वो है क्लोरोफिल ए। यही मुख्य काम करता है, मतलब सूरज की रोशनी पकड़ने का। बाकी के पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड उसके हेल्पर की तरह हैं। वो अलग अलग तरह की रोशनी पकड़कर क्लोरोफिल ए को देते हैं और उसे नुकसान से भी बचाते हैं। तो अब हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण पर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस यानी प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं। इसे ऐसे समझिए कि ये कारखाने की पावर जनरेशन यूनिट है। यहाँ सूरज की कच्ची धूप को इस्तेमाल करने लायक केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इस पहले चरण का एक सीधा सा लक्ष्य है प्रकाश की ऊर्जा को लेना और उसे एटीपी और एनएडीपी नाम के दो छोटे छोटे रिचार्जेबल बैटरी पैक्स में स्टोर करना। यही एनर्जी पैकेट फिर अगले चरण में काम आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को जी स्कीम कहते हैं, जो सुनने में थोड़ी जटिल लग सकती है, पर इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले रोशनी फोटो सिस्टम 2 से टकराती है और एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त एनर्जी देती है। अब उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जगह भरने के लिए पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है, और यहीं से वो ऑक्सीजन निकलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके बाद वो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक चेन से गुजरता है और इस सफर में एटीपी बनता है, और आखिर में वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम आई पर पहुंचता है, जहां रोशनी उसे एक बार फिर से चार्ज करती है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल NADPH बनाने में होता है। दिलचस्प बात यह है कि बिजली बनाने के यहाँ दो तरीके हैं। जो मेन तरीका है, जिसे अचक्रीय कहते हैं, वो दोनों फोटो सिस्टम का इस्तेमाल करता है और एटीपी और NADPH दोनों बनाता है। लेकिन कभी कभी कारखाने को बस थोड़े और एटीपी की जरूरत होती है, तब ये एक शॉर्टकट लेता है, एक चक्रीय रास्ता जो सिर्फ फोटो सिस्टम आई का इस्तेमाल करके केवल एटीपी बना देता है। तो अब जब हमारी बैटरियां यानी एटीपी और NADPH पूरी तरह से चार्ज हो चुकी हैं, तो हम कारखाने के असेंबली लाइन पर जाने के लिए तैयार हैं। ये वो जगह है जहां असली प्रोडक्ट यानी शुगर बनाया जाएगा। इस पूरे साइकिल की खोज के पीछे मेल्विन केल्विन का हाथ था। उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल करके ये पता लगाया था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कैसे बदलते हैं, और इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये केल्विन साइकिल
असल में 3 आसान स्टेप्स का एक लगातार चलने वाला लूप है। पहला स्टेप, फिक्सेशन। इसमें रूबिस्को नाम का एक एंजाइम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है। दूसरा स्टेप, रिडक्शन। यहाँ पर पहले चरण में बनी हमारी एनर्जी बैटरियों एटीपी और NADPH का इस्तेमाल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल दिया जाता है। और तीसरा स्टेप, रीजनरेशन। इसमें शुरुआती मॉलिक्यूल को फिर से बना लिया जाता है ताकि ये साइकिल बिना रुके चलता रहे। पर हाँ, ये सब मुफ्त में नहीं होता। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए पौधे को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 18 ATP मॉलिक्यूल और 12 NADPH मॉलिक्यूल खर्च करने पड़ते हैं। ये जीवन बनाने की ऊर्जा लागत है। लेकिन क्या दुनिया के सारे पौधे इसी एक स्टैंडर्ड मॉडल पर काम करते हैं? जी नहीं। कुछ पौधों ने मुश्किल माहौल में बेहतर काम करने के लिए खुद को अपग्रेड कर लिया है। होता ये है कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो कभी-कभी एक बड़ी गलती कर बैठता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के बजाय वो गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं और ये पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसमें ऊर्जा तो बर्बाद होती है पर खाना कुछ नहीं बनता। ज्यादातर पौधे, जिन्हें C3 पौधे कहते हैं, इस समस्या से जूझते हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट पौधों ने, जिन्हें C4 पौधे कहते हैं, एक चालाक हल निकाल लिया है। उनकी पत्तियों की बनावट थोड़ी अलग होती है और वो एक एक्स्ट्रा स्टेप का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे रूबिस्को एंजाइम के पास पंप करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि रूबिस्को हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़े, ऑक्सीजन को नहीं। इस शानदार अपग्रेड की वजह से C4 पौधे गर्म और सूखी जगहों पर बहुत कामयाब होते हैं। वो ज्यादा तापमान और तेज धूप झेल सकते हैं, उनमें ऊर्जा बर्बाद करने वाला फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और इसी का नतीजा है कि मक्का और ज्वार जैसे पौधे इतनी ज्यादा पैदावार देते हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर C4 तरीका इतना बेहतर और कुशल है तो फिर धरती के हर पौधे ने इसे क्यों नहीं अपना लिया? ये सवाल हमें प्रकृति में विकास के अद्भुत संतुलन और इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हर रणनीति की अपनी एक कीमत है और अपना एक फायदा होता है।